नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि मंडे है, आज संडे को ज्यादा न्यूज़ आती नहीं है, तो आज भी न्यूज कमी है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं। पहली न्यूज तो यह है कि भाई चाइना होस्टेड इवेंट जून में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वर्चुअल, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। एक बहुत बड़ा डाउट था कि मोदी जी इस एलएसी के स्टैंड ऑफ को लेकर पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी के लिए जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो कह रही हैं शायद करेंगे। और इस मेन ब्रिक्स समिट से पहले कुछ प्रिपरेटरी ब्रिक्स समिट्स चल रही हैं, कुछ सब ग्रुपिंग लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स चालू हैं, उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर मारियोपोल में जो भयंकर लड़ाई चल रही है रशिया वर्सेस यूक्रेन, ऑलमोस्ट मारियोपोल नाम का शहर रशियन फोर्सेस की कंट्रोल में आ गया। मारियोपोल को चारों तरफ से घेर लिया था रशिया ने। यूक्रेनियन सोल्जर्स यहाँ पे लड़ रहे थे। अब ऑलमोस्ट इन यूक्रेनियन सोल्जर्स के पास खाना, एम्यूनिशन सब कुछ खत्म हो चुका है। चारों तरफ से घिर गए हैं। रशियंस ने वार्निंग दी है, सरेंडर कर दो, तुमको मारेंगे नहीं। लेकिन ये सरेंडर कर नहीं रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। मारियोपोल कितने दिन बाद रशिया के पास जाता है। अगर रशिया ने मारियोपोल के ऊपर कब्जा कर लिया, एक बात तो तय है, रशिया इसको खाली नहीं करने वाला है, रशिया इसको सरेंडर नहीं करने वाला है। रीजन बीइंग कि बहुत मुश्किल से यूक्रेन से कब्जा पा रहा है। मारियोपोल को कनेक्ट करने से, कब्जा करने से रशिया को बहुत फायदा है। ईस्टर्न डॉनबास रीजन और वेस्ट में क्रीमिया, इन दोनों के ऊपर जो कंसोलिडेशन है रशिया का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर चाइना ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। इंडिया के पास भी जो थोड़े बहुत यूएवी है, इंडिया डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान ने 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है इंडिया को कि ठीक है भाई, अपना वीट भेज लो अफगानिस्तान के अंदर थ्रू अटारावा की बॉर्डर टू जलालाबाद इन अफगानिस्तान। इसको देखते हैं न्यूज को। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि क्रेमेशन को थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली करो। क्रेमेशन मतलब अंतिम संस्कार, एक बहुत ही आप कह लो सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया की सोशल फैब्रिक में। तो जब भी किसी एक इंसान की मृत्यु होती है, उसको जलाया जाता है उसकी अंतिम शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो ऐसे केसेस में ये जो लकड़ियां आप इस्तेमाल करते हो ज्यादा, इससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स का इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ यहाँ पे एनजीटी कहने की कोशिश कर रहा है। इसको देखिए। वर्ड ऑफ द देख लेते हैं, वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब लीडर। चाहे आप पॉलिटिक्स, आर्ट या इंडस्ट्री की फील्ड में लीडर हो, चाहे साइंटिफिक प्रोग्रेस में आप बहुत आगे हो, या फिर आर्मी का वो हिस्सा जो सबसे आगे जंग लड़ रहा है, इसको आप बोलते हो वैनगार्ड। किसी चीज को लीड करना। ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ पॉसिबल फॉर यू क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला न्यूज, ब्रिक्स मीट्स लाइकली इन जून, इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट। देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही दिल्ली आए थे। कहीं ना कहीं एक एजेंडा ये भी था कि ठीक है भाई, इंडिया के जो मोदी जी हैं वो चाइना होस्टेड ब्रिक्स समिट को पार्टिसिपेट करें उसमें। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग की एंड जून में मीटिंग होने वाली है। वर्चुअल समिट होगी, कोई लीडर कहीं जाएगा नहीं, वर्चुअली ये मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट को इंडिया ने होस्ट किया था, 5 कंट्रीज ने अटेंड की थी, चाइना ने भी अटेंड की थी। उसके बाद इस साल चाइना होस्ट कर रहा है। जब से एलएसी पे स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है अप्रैल 2020 में, पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पे घुस आए हैं, तब से लेके अब तक ये पहली ऐसी मीटिंग है जिसको चाइना यहाँ पे होस्ट कर रहा है। ऐसा लगा था जब फॉरेन मिनिस्टर वांग ही दिल्ली आए थे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की बात हो रही, बट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज किसी भी प्रकार से होता नजर नहीं आ रहा है। उसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताऊंगा। जो G7 ग्रुपिंग है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, कनाडा, यूएस, ये मिलने वाले हैं बवारियन आल्प्स में जून 26 से 28। बिल्कुल आप कह लो ब्रिक्स समिट के कुछ दिन ही बाद। ओके, अब सबसे खास बात यहां पे ये है कि जो ब्रिक्स समिट होने वाली है एंड जून में, उससे पहले कुछ और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जैसे कि 12 अप्रैल को ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर ने एक वर्चुअल लॉन्च किया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का। यहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे वैक्सीन की ज्वाइंट रिसर्च के बारे में बात होगी। को कंस्ट्रक्शन, ऑथराइज्ड लोकल प्रोडक्शन एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होगा, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला। फिर काउंटर टेररिज्म के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे मीट करके बातचीत कर रहे हैं, कैसे फाइनेंशियल जो सैंक्शन है रिलेटेड टू टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इनको टैकल किया जाए। फिर ब्रिक्स कंट्रीज की नेशनल करेंसीज का यूज, पेमेंट सिस्टम और कार्ड्स को इंटीग्रेट करना, अपना खुद का फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम बनाना, मैसेजिंग सिस्टम बनाना, इंडिपेंडेंट ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी बनाना, इस प्रकार के बहुत से इनिशिएटिव्स ब्रिक्स कंट्रीज आपस में प्लान कर रही हैं। और अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यूएस और यूरोपियन यूनियन ने जो भी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, उसको बहुत हद तक सरकमवेंट कर पाएंगी ये ब्रिक्स कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू ट्रेड विद रशिया। ठीक है। फिर भाई अगर आप देखो,
तो इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं ब्रिक्स की फ्रेमवर्क में एंगेज कर रहे हैं, पर बायलैटरल रिश्ते सामने सामने खराब लग रहे हैं। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि भाई तुम बॉर्डर पे कर रहे हो उसके साथ साथ बिजनेस एज यूजुअल तो हो नहीं सकता। लेकिन ये बोलने के बावजूद भी जो टू वे ट्रेड है इंडिया का वो बढ़ा है चाइना के साथ। 2021 में $125 बिलियन का टू वे ट्रेड हुआ है। लगभग $100 बिलियन का तो हमने इंपोर्ट किया है चाइना से। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री चाइना पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। हम जो कुछ भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं उसका इंपोर्ट चाइना से निकल के आता है। अच्छा, न्यू दिल्ली की कोशिश जरूर है कि हम चाइना के साथ इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही, 2022 साल की बात हो रही। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में हमने चाइना से $31.96 बिलियन इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से 15% ज्यादा है। हाँ, एक चीज है कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आती है हमारी कंपनीज में, उनको हमने स्क्रूटनाइज किया है। 2017 के बाद से साल में $1 बिलियन की ही प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ की है। मतलब प्राइवेट कंपनी, चाइना क्या करता है कि इंडिया के जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है ना, उसमें खूब पैसा फेंकता है, तो उस पैसे के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की है। हमारे एसेट्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करके ना रखे, ये हमारी कोशिश रही है। फिर चाइनीज कंपनीज की जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने Xiaomi, हुआई, ओप्पो जैसी फर्म्स के ऊपर रेड मारी है। जो Xiaomi के फॉर्मर इंडिया हेड है उनको समन किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जो करंट ग्लोबल वीपी अमनु कुमार जैन, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि तुमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रेगुलेशन का क्या वायलेशन किया है। फिर यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश जी ने पार्लियामेंट को लास्ट मंथ बताया कि 347 एफडीआई के प्रपोजल्स आए थे आसपास की कंट्री में, ज्यादातर चाइना से आए थे। इन 347 प्रपोजल्स में से 66 को क्लियर किया गया, 193 को रिजेक्ट किया गया। इन 66 में से बहुत सारे जो प्रपोजल्स हैं वो चाइना से हैं, ऑटो, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो मतलब चाइना के साथ बिल्कुल फाइनेंशियल रिश्ते हमने नहीं काटे हैं, अभी फाइनेंसेस चल रहे हैं। हालांकि प्राइमा फेसी सरकार का ये टारगेट है कि भाई हम आपके साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेंगे, आप बॉर्डर पे चीजों को सॉर्ट आउट करो। लग नहीं रहा कि चाइना बॉर्डर पे चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। क्यों नहीं लग रहा, ये आगे अभी यूएई वाली न्यूज में आपको बताऊंगा। जो चाइना ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इसको भी देखेंगे। जिस पे रीजनल ग्रुपिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, यूक्रेन डिफिएंट एज की मारियोपोल, की पोर्ट मारियोपोल टिटर्स ऑन द ब्रिंक। ये जो मारियोपोल नाम का शहर है सी ऑफ एजोव के बिल्कुल बगल में, अगर ये यूक्रेन है, इधर रशिया है, इधर क्रीमिया है, यहाँ पे मारियोपोल है, यहाँ पे सी ऑफ एजोव है, नीचे पूरा ब्लैक सी है, तो यहाँ पे मारियोपोल के ऊपर ऑलमोस्ट रशियन फोर्सेस कब्जा कर रही हैं। हालांकि यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं भाई लगे पड़े हैं, लगभग 2500 यूक्रेनियन फाइटर्स एक हल्किंग स्टील प्लांट के अंदर जिसका नाम है एजोवस्टाल स्टील मिल छुपे हुए हैं, और इसके अंदर से रशियन फोर्सेस के अटैक को काउंटर कर रहे हैं। ये जो एजोवस्टाल स्टील मिल है ना, इसके अंडरग्राउंड पैसेजवे में छुप के यहाँ पे यूक्रेनियन फाइटर्स रशिया को एक बहुत ही तगड़ी फाइट दे रहे हैं। रशिया ने वार्निंग दे दी है कि देर सवेर हम तुमको गिरा देंगे, सरेंडर कर दो, हम तुमको मारेंगे नहीं। लेकिन कोई भी यूक्रेनियन सरेंडर करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। देखो, कीव के ऊपर रशिया कब्जा कर नहीं पाया, भले ही रिसेंटली जो ब्लैक सी में मॉस्कोवा नाम का जो आप कह लो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रशिया का डूब गया। उसके बाद रशिया ने आप कह लो मिसाइल अटैक्स किए हैं कीव के ऊपर, लेकिन रशिया का मेन टारगेट यहाँ पे है ईस्टर्न डॉनबास रीजन, मारियोपोल। इसके ऊपर रशिया पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है और इसीलिए ऑलमोस्ट मारियोपोल के ऊपर कब्जा हो चुका है। यूक्रेनियन सोल्जर्स लड़ चुके हैं, बट न्यूज ये निकल के आ रही है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स के पास एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, खाना वगैरह खत्म हो रहा है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे मारियोपोल को होल्ड कर पाना यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है हैना मेलियर, उन्होंने मारियोपोल को डिफाइन किया है शील्ड डिफेंडिंग यूक्रेन। मतलब एक बार अगर मारियोपोल के ऊपर कब्जा हो गया रशिया का, उसके बाद डॉनबास की रीजन। अब आप बोलोगे सर ये जो डॉनबास और डोनेट्स है इसके ऊपर तो पहले ही आप कह लो रशिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था कि डॉनबास और डोनेट्स रीजन ये बहुत बड़े रीजन्स हैं। इनमें से छोटे से इलाके पे एक रशियन सेपरेटिस्ट का कंट्रोल आ गया है, और जो बचा हुआ डॉनबास है, डोनेट्स है, जो अभी यूक्रेन के कंट्रोल के अंदर है, वहां पे भी रशिया आगे आने वाले समय में कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये यूक्रेन है तो इधर डॉनबास डोनेट्स आ गया, इधर मारियोपोल कब्जे में आ गया, यहाँ पे क्रीमिया है। मतलब ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न और साउदर्न कोस्टल बेल्ट है ना यूक्रेन की, इसको रशिया अपने कब्जे में लेने में है, और ऐसा लग रहा है कि कब्जे में ले लेगा। लेकिन मारियोपोल में जो वॉर हुआ है ना, इसकी बड़ी खतरनाक ह्यूमन कॉस्ट है। 21,000 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। पहले इस शहर में 4.5 लाख लोग रहा करते थे, आज की डेट में मारियोपोल में केवल 1,20,000 लोग रह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है।
मतलब गजब तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ यहाँ पे हुआ है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है चाइना एक्सपेंडिंग यूएवी यूजेज नेटवर्क अलोंग बॉर्डर। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो यूएवी को चाइना एक्सपेंड कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इन यूएवी की मदद से चाइना इंटेलिजेंस कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटीज को एक्वायर कर रहा है, जिसको आप ISTAR बोलते हो। आई मतलब इंटेलिजेंस, एस मतलब सर्वेलेंस, TAR मतलब टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस। तो बेसिकली इन कैपेबिलिटीज के थ्रू कल की डेट में इंडिया के साथ वॉर छिड़ता है तो इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया के ऊपर अटैक लॉन्च करवाना, ठीक है ना, अपने ट्रूप्स को पीछे से सपोर्ट देना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, सर्वेलेंस करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट के ऊपर, ये सब यूएवी के थ्रू पाकिस्तान ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी कर रही है। और यूएवी का डिप्लॉयमेंट लगातार पीएलए की तरफ से बढ़ रहा है सिंस मई 2020। और इसके लिए अगर आप देखो तो यूएवी के लिए एक यूनिफाइड कमांड सेंटर बना रखा है चाइना ने अपने साइड पे, और इस यूनिफाइड कमांड सेंटर से जो भी ये चाइना यूएवी डिप्लॉय कर रहा है उसकी वहां पे मॉनिटरिंग होती है। ओके, अच्छा, अपने ट्रूप्स के लिए चाइना ने खाना वगैरह, राशन, बहुत हद तक दवाइयां भी इन ड्रोन्स के थ्रू सप्लाई की हैं। स्पेसिफिकली ये पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कर रहा है चाइना, केवल लद्दाख में नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे इन यूएवी का इस्तेमाल करके सप्लाईज को देना, सर्वेलेंस करना, इंटेलिजेंस करना, रिकॉग्निशंस करना, ये सब चाइना यहाँ पे कर रहा है। सर्दियां आने वाली हैं, अगर हम देखें तो अप्रैल में है, अभी तो खैर नहीं, लेकिन 7-8 महीने बाद ये स्टैंड ऑफ तो देखो खत्म होने वाला है नहीं। तो ये जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स है ना, यही राशन सप्लाई करेंगे चाइनीज आर्म फोर्सेस को, सर्दियों के समय पे एसेंशियल आइटम सप्लाई करेंगे। ओके, अपनी एक्सरसाइजेस को भी लगातार ये लोग कंडक्ट करते रहते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो रिमोट एरियाज में अपने राज्य को कंसोलिडेट करने के लिए चाइना ने यहाँ पे ये जो अनमैन्ड एरियल वेसल्स हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, इनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तेमाल किया। और कम्युनिकेशन के लिए इंडिजीनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहा है चाइना, जो फॉरेन ओरिजिन के जो सैट फोन कम्युनिकेशन है ना, इनके यूज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है चाइना। चाइना तिएनतोंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर, जो तिएनतोंग अपना सैटेलाइट उसने लगा रखा है स्पेस में, इसके थ्रू इंडिया के बॉर्डर पे ओवरऑल सर्वेलेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अपने खुद के इंडिजीनियस सैटेलाइट को चाइना इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने खुद के इंडिजीनियस सैटेलाइट की जो भी कम्युनिकेशन है वो कोई भी दूसरा हैक नहीं कर सकता। इसलिए चाइना यहाँ पे तिएनतोंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। फिर अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे जबरदस्त तरीके से बनाए गए, हैबिटेट सपोर्ट फैसिलिटीज अपने साइड पे चाइना ने जबरदस्त तरीके से बना ली हैं। जिन इंडिया के इलाकों में घुस के वो जबरदस्ती बैठे हैं वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। भले ही डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की टॉक्स चल रही है, बट चाइना मूड में लग नहीं रहा डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन के। लगातार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही जा रहा है, लगातार उनकी यूएवी एक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है। इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स भी अपने यूएवी फ्लीट्स को बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को अपग्रेडेट कर रहे हैं। हम लोग अभी खरीद रहे हैं नए यूएवी 30 आर्म प्रेडेटर ड्रोन्स, हम लोग खरीदेंगे यूएस से, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो मतलब यूएवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, कहना तो नहीं चाहिए बट चाइना से अभी हम पीछे ही हैं। लेट्स सी कितना इंप्रूव कर पाते हैं। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज काम आएगी। फिर अगला क्या है, पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सटेंशन दे दिया है 2 और महीने का, कि जो 50,000 मेट्रिक टन वीट आप भेज रहे हो और लाइफ सेविंग मेडिसिन भेज रहे हो एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, ये आप अटारी वाघा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से भेज सकते हो। तो भाई ये 2 महीने का एक्सटेंशन पाकिस्तान की तरफ से आया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2021 में अप्रूव किया था कि ठीक है भाई, 50,000 मेट्रिक टन आप अफगानिस्तान के लोगों के लिए अटारा वाघी बॉर्डर से भेज दीजिए, जलालाबाद अफगानिस्तान में हो जाएंगे। ओके, अब इस टाइमलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। ये टाइमलाइन 21 मार्च को एक्सपायर हो गई थी, इसको 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। पहला कंसाइनमेंट 2,500 टन की वीट का इंडिया ने भेजा था 26 फरवरी को। दूसरा कंसाइनमेंट हमने भेजा था 3 मार्च को 2,000 मेट्रिक टन वीट का। तीसरा कंसाइनमेंट 2,000 मेट्रिक टन वीट का हमने भेजा था 8 मार्च को। चौथा 2,000 मेट्रिक टन का भेजा था 15 मार्च को। और अब हम और भेज सकते हैं, जो कि 2 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, और ये ट्रक्स पाकिस्तान के थ्रू चलते हुए अफगानिस्तान में जाएंगे। जीएस पेपर 2 इंडिया नेबर रिलेशंस में नीचे चीज आपको काम आएगी। फिर आज की फाइनल न्यूज, एनजीटी ने बोला है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि जो आप क्रेमेशन करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, कोशिश करें इलेक्ट्रिक और पाइप्ड नेचुरल गैस के क्रेमेटोरियम्स का इस्तेमाल करें। एक इंसान के अंतिम संस्कार में 350 से 450 किलो लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक या फिर पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके क्रेमेटोरियम का इस्तेमाल करें, तो ओवरऑल यहाँ पे जो क्रेमेटोरियम वाली एक्टिविटी है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से होगी। एनजीटी ने यहाँ पे ये भी बोला है
कि हम सबकी रिलीजियस इच्छाओं का मान रखते हैं, हम किसी की रिलीजियस इच्छाओं को यहाँ पे वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक बात बता रहे हैं कि इस तरीके से पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ क्रीमेशन को इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये प्लिया एनजीटी में पहुंची कैसे? तो रियल एंकर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है, इसने क्या बोला कि गाजियाबाद के शक्ति खंड 4 के इलाके में जो क्रेमेटोरियम है वहां से बहुत सारे डस्ट और एमिशंस आते हैं, इसके बारे में कुछ करिए। तब एनजीटी ने यहाँ पे गाजियाबाद नगर निगम को बोला कि भाई ये जो लीगेसी वेस्ट है इसको साइंटिफिकली हैंडल करिए, करंट वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल करिए, वेस्ट प्रोसेसिंग करिए, और उसी के साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रेमेशन वाला पॉइंट भी यहाँ पे एनजीटी ने बोल दिया। अच्छा, लीगेसी वेस्ट को सही करने को बोला एनजीटी ने, ये क्या होता है? लीगेसी वेस्ट होता है जो वेस्ट बहुत सालों से इकट्ठा होकर कलेक्ट होकर वहीं पे पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं हुई है। तो लैंडफिल्स के पास, बैरन लैंड्स के पास अक्सर कर कूड़े को डंप कर दिया जाता है, उसकी कोई भी आप कह लो मॉनिटरिंग या फिर उसका कोई भी हैंडलिंग नहीं होती है, वेस्ट प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो वो कूड़ा वहां पे बहुत सालों तक पड़ा रहता है। इसको आप बोलते हो लेगेसी वेस्ट। इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो देखा जाए इस वेस्ट को 4 कैटेगरी में डाला जा सकता है। कंटेन्ड और स्टोर्ड वेस्ट, मतलब वो वेस्ट जो टैंक्स, कैनिस्टर, स्टेनलेस स्टील बिन से बंद करके रखा गया हो, या फिर वो वेस्ट जो बरी कर दिया गया हो, या फिर वो वेस्ट जो सॉइल और ग्राउंड वाटर में घिल गया है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल और स्ट्रक्चर में वो वेस्ट मिला हुआ है। तो इस प्रकार के जो वेस्ट हैं, लेगेसी वेस्ट, जो कि बहुत लंबे समय से एक जगह पे पड़े हुए हैं, इनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। ये एनजीटी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। किसको ऑर्डर दिया है? तो भाई गाजियाबाद के नगर निगम को ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर के समय पे ये भी बोल दिया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से आप क्रेमेशन करिए। लेगेसी वेस्ट को इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बायोमाइनिंग के मेथड को भी सजेस्ट किया है। बायोमाइनिंग का मेथड क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स की मदद से मेटल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और बाकी वेस्ट को डिस्पोज कर दीजिए। मतलब लेगेसी वेस्ट में भी कुछ यूजफुल चीजें हैं, उन यूजफुल चीजों को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू द मेथड ऑफ बायोमाइनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स का प्रयोग करके, और बाकी जो प्रॉपर वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हटा दो। जीएस पेपर थी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कंजर्वेशन न्यूज, आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।